निफ्टी शेयरों की मजबूती से अमेरिकी बाजारों में 1.5% का बड़ा उछाल। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ग्रोथ आउटलुक बढ़ाने से यूरोप में भी रौनक। एसजीएक्स निफ्टी 0.5% मजबूत। सरकारी बैंकों के डूबते कर्ज पर आज अहम बैठक। वित्त मंत्री बैंकों के मुखियाओं के साथ करेंगे बैठक। क्रेडिट ग्रोथ और नतीजों पर भी होगी चर्चा। सितंबर में दूसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल, दाम में 58 पैसे की बढ़ोतरी, लेकिन डीजल 31 पैसे हुआ सस्ता। बैंकिंग कारोबार में उतर सकता है हीरो ग्रुप। एक्सक्लूसिव बातचीत में हीरो मोटो के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल ने कहा, जल्द देंगे आरबीआई को अर्जी। और आईटी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम का दावा, ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है घरेलू आईटी सेक्टर, लेकिन गाइडेंस में कटौती की आशंकाओं से नहीं किया इनकार। फाइनली दुनिया भर के बाजारों से कुछ राहत के संकेत और हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन नजर है 8,800 पर। मजबूत शुरुआत के बाद क्या पार हो पाएंगे और उसके ऊपर बंद हो पाएंगे, और क्या निफ्टी में करेक्शन पूरा होने की संभावनाएं दिख रही है, ये होगा आज का बड़ा सवाल जिस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी भी। और इनसे जानेंगे कि आज कौन से स्टॉक पिक्स हैं इनके, कौन से स्टॉक्स कमाल दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट। हम पिच रिपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में, और उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के साथ कारोबार की शुरुआत करेगा। करीब 42 अंक ऊपर, 43 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ था 50 पॉइंट ऊपर और जाकर बंद हुआ है 177 अंक ऊपर। जबरदस्त तेजी। आज बाकी के एशियाई बाजार बंद हैं। चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, हांगकांग के मार्केट्स में है छुट्टी, और जापान का बाजार जो आज खुला है वो ऊपर है। स्ट्रेट टाइम्स के बाजार की इतनी तवज्जो देता नहीं है भारतीय बाजार, और अच्छी बात यह है कि जापान का बाजार सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक बंद रहने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट्स ज्यादातर छुट्टी पे रहे तो भारतीय बाजारों के लिए, बुल्स के लिए तेजी करने का मौका मिलता है। हाँ, संकेत तो बेहतर है, और खासतौर से अमेरिका की उछाल जो कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है। उम्मीद तो थी मजबूत होगा, लेकिन 250 पॉइंट चढ़ेंगे ये अंदाजा नहीं था, तो उसका फायदा उठाएंगे। दूसरा डेटा भी थोड़े से बेहतर कह सकते हैं या कम खराब होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज हेमंत मेरी नजर ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग पर है। देखिए पिछले 2 दिनों में हम जितना एसजीएक्स निफ्टी खराब दिखता है उसके मुकाबले में उतनी खराब ओपनिंग नहीं करते, तो आज तो हम मजबूत दिख रहे हैं। तो अगर हम आज और बेहतर ओपनिंग ना भी करें, जितना 40-45 पॉइंट ऊपर दिख रहा है उतना भी खुल जाए तो भी बुरे नहीं है। क्लोजिंग आज की अहम है, हफ्ते का आखिरी दिन, और क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर 2-2 लेवल अहम है। अगर आप 8,700 के नीचे क्लोज नहीं होते, जिसकी संभावना काफी कम आज नजर आती, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप 8,800 के ऊपर आज क्लोज हो पाते हैं तो ये मान के चलिए कि अगले हफ्ते और खासतौर से सोमवार को आपको एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन मिलेगा। तो 2 लेवल क्लोजिंग के लिहाज से। बैंक निफ्टी में 20,700 के नीचे आप क्लोज नहीं होते, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर माफ कीजिएगा 19,700 के नीचे क्लोज नहीं होते तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और अगर 20,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी से भी संकेत काफी पॉजिटिव माने जाएंगे। तो ये 2 क्लोजिंग आपके लिए आज की अहम है। अब आज ट्रेड कैसे करना है? निफ्टी में 8,700 का स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर 8,800 के आसपास खुले, इंतजार करें, सेटल होने दें। एक बार 8,800 को जैसे ही बाजार ने पार किया उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, फ्रेश खरीदारी भी आएगी। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो 8,750 के पार आज खुलेंगे तब भी आएगी, लेकिन 8,800 के पार शॉर्ट कवरिंग काफी फोर्सफुली आएगी, तेजी से आएगी, जो बाजार को 50 पॉइंट और ऊपर ले जा सकती है। तब 8,840, 8,850 के लेवल आज ही आते हुए भी देख सकते हैं आप। बैंक निफ्टी में भी कमोवेश ऐसी ही रणनीति बनाए, 19,700 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 19,950 पहला टारगेट है, और उसके बाद 20,200 ये दूसरा लक्ष्य आपके लिए हो सकता है। सेक्टर्स मुझे पॉजिटिव साइड पर ही नजर आ रहे हैं। फार्मा, मेटल्स, आईटी शेयर मुझे मजबूत दिख रहे हैं। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में आज फिर से उछाल दिखेगा, और हाई बीटा मिड कैप्स पर नजर रखिए, यहां पर एक्शन फिर से तेजी की तरफ बढ़ सकता है। ये तो हाई बीटा मिड कैप्स और ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, बैंक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कल हमने देखा था आरआईएल, आईटीसी, एचडीएफसी जैसे हैवीवेट्स ने बाजार को संभाला था, जिनके कमोवेश हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर समाप्ति हुई थी, और आज भी अच्छा दिन हो सकता है। चलिए, तो ऐसे दिन वागले साहब की क्या राय है, निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उनसे जानते हैं। मॉर्निंग सर, बताइए, तेजी का कॉल है आज?
गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। अनिल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, अगर आप इजाजत दें। जरूर जरूर। मतलब जैसे बुल्स वापस आ रहे, आपने हमारे मित्र के चेहरे में या आवाज में कुछ फर्क महसूस किया है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो फर्क है, ये हमारी तिकड़ी कल 2:30 बजे से 3 बजे से देख रहे हैं। कल आपको याद हो, हम जब आखिरी सौदा कर रहे थे, यही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और मैं कह भी रहा था कि स्क्रीन इतनी मजबूत दिख रही, बहुत अच्छी क्लोजिंग हो रही, तो होना ही चाहिए। तेजी सबको अच्छी लगती है, राइट। और हमारे मित्र को व्यूअर्स की काफी चिंता है, तो ऑब्वियस है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं इतना कन्विंस नहीं हूं। मुझे 88.30 के ऊपर ओपन तो हो जाएगा उसके आसपास, लेकिन उधर रहना चाहिए फर्स्ट हाफ। वो आपका फ्यूचर्स है 88.30 फ्यूचर्स, तो आप 88.10 88.20 की बात कर सकते हैं। उसके ऊपर हाफ एन आवर का क्लोजिंग रहे और वो टॉप क्लियर करे तो ही मैं लूंगा। फिर 87.90 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए और 89.20 की तब के मेरे टारगेट्स होंगे। बेचना नहीं है, ऑब्वियसली सेंटिमेंट पॉजिटिव है। 87.15 टूटा तो ही बेचना है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, और नीचे में फिर 86.10 आएगा, जो लगता नहीं है। तो शायद हम वो रेंज में रहेंगे। बैंक निफ्टी 19,750 2150 ये रेंज रहेगा। ओके, चलिए, तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको बाजार आज रिस्पेक्ट कर सकता है। कुछ ही देर में वागले साहब के टॉप पिक्स पूछेंगे, विकास जी के टॉप पिक्स पूछेंगे, लेकिन एक और अच्छा आंकड़ा कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी का 2-3 दिन एफआईएस ने जरूर थोड़ा मायूस किया, लेकिन उसके बाद छोटा ही सही, लेकिन 345 करोड़ रुपए का आंकड़ा, ये सूदिंग आंकड़ा है। हाँ, बिल्कुल राहत देने वाला है हेमंत, इसमें कोई डाउट नहीं कि कैश मार्केट की खरीदारी का आंकड़ा पॉजिटिव समझा जाना चाहिए। और दूसरा है कि वायदा कारोबार के आंकड़े अभी भी उतने सुधरे नहीं है, इसीलिए मैं भी आज वागले साहब की तरह बड़े कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूं कि 8,800 के पार निकल ही जाएंगे, टिक ही जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर वायदा कारोबार के आंकड़े भी आपको सुधरते हुए नजर आएंगे, जो हम सोमवार को डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, तो बिकवाली तो वहां पर हुई। लेकिन एक अच्छी बात इस बिकवाली में जो दिख रही है, दोनों ही जगह ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है एफआईएस की तरफ से। यानी कि जो बिकवाली किए, ये कह सकते हैं कि कुछ शॉर्ट्स काटे होंगे और कुछ तेजी की पोजीशन कम की है, दोनों ही जगह। तो ये एक अच्छा संकेत है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स बन रहे हैं, पिछले 3 सेशन में शॉर्ट्स बन रहे थे। इनफैक्ट आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुआ है, मैं देख रहा था डेटा, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 9 तारीख से लेकर अब तक स्टॉक फ्यूचर्स 6,000 करोड़ के एफआईएस ने बेचे हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स पिछले 4 सेशन में 2,200 करोड़ के बेचे। तो दोनों मिलाकर लगभग 8,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली वायदा कारोबार में हुई। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डेटा रिवर्स होते हुए दिखे। और ये डेटा कब रिवर्स होंगे, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और अहम लेवल को पार करना। तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का संकेत आपको मिला है पहला, अब अहम लेवल को पार करना वो 8,800 होगा जिसके पार निकले। लेकिन इन सब के बीच में हेमंत एक चीज जो तमाम ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, उनको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी डेटा के लिहाज से, और वो ये है कि कल जो सबसे बड़ी खबर थी रुपए के डिवेल्यूएशन की आशंका। एक बात समझ लीजिए, अगर रुपया डिवेल्यू हुआ तो आपको बाजार इन लेवल्स पर टिकते हुए नजर नहीं आएगा। आराम से 5-7% का करेक्शन हो सकता है, ये सावधानी रखनी है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सिंपल तरीका ये, निफ्टी के पुट खरीदकर आप अपने आप को हेज रखें। और अगर आप ट्रेडर हैं तो किसी भी दिन, क्योंकि देखिए अगर डिवेल्यूशन होगा तो कम से कम 4-5% का तो होगा, इससे कम तो क्या होगा। वैसे कल ये खबर आई थी और उसके बाद खंडन भी हुआ। शक्तिकांता दास जी ने कहा कि डिवैल्यू हो नहीं सकता, आरबीआई करेगा और सरकार एक नीति तय करती है। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद रुपए ने 13 पैसे की कमजोरी दिखाई। Exactly. और मैं सीएलएसए की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि 2017 के अंत तक उनको लगता है रुपया जो है वो 71 तक पहुंच सकता है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं और सारे लोग यही कह रहे हैं कि रुपया ओवर वैल्यूड है। अगर रुपया 71 हो जाता है तो एफआईएस को बेचना पड़ेगा और पहला संकेत यह आएगा कि डिवैल्यूएशन हो रहा है तो एफआईएस के पोर्टफोलियो में नुकसान होगा, तो वो पहले से बेचना शुरू करेंगे। तो इसीलिए रुपए का डिवैल्यूएशन कब होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। तो उसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका ये, आप अपनी हेजिंग कर लें, निफ्टी के पुट खरीदकर। कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा तो एफआईएस की बिकवाली आएगी। तो डेटा के लिहाज से ये पॉइंट बेहद अहम है। बिल्कुल बेहद अहम है। और इस बार अनिल सबकी नजर रहेंगी फिर उर्जित पटेल जी पर, जो आरबीआई के नए गवर्नर हैं, वो अपनी 4 अक्टूबर को इस डिवैल्यूएशन के ऊपर किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तो इस पर रहेगी साफ तौर पर नजर। लेकिन पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि आज वो कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर वो बुलिश या बेरिश हैं। विकास जी से शुरुआत करते हैं आज। विकास जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से सेक्टर स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से।
गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक्स मुझे आज ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे लगते हैं उनमें मैं 3 नाम एक्चुअली देना चाहूंगा। पहला स्टॉक रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस स्टॉक में कल फैग एंड में बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखा गया और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही कि आने वाले वीक में जो राफेल के साथ जो डील है वो बिल्कुल साइन हो सकती है, तो उसका एक पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे डिफेंस सेक्टर में रहना चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर मैं बुलिश हूं और मुझे लगता है आज यहां तेजी करनी चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा डिश टीवी, जहां पे भी कल हमने बहुत अच्छा एक मूवमेंट देखा है। ये स्टॉक भी एक प्योर कंजम्पशन का प्ले है, जीएसटी का मेजर बेनिफिशियरी है और यहां पे भी एक कॉर्पोरेट एक्शन की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये जो वीडियोकॉन डीटीएच को खरीदने की बातें हो रही है वो हो सकता है मटेरियलाइज हो जाए। तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक पे भी एक नजर रहेगी और मुझे पोजिशनली यहां से बहुत अच्छे अपसाइड्स नजर आते हैं, तो आई वुड गिव अ बाय कॉल ऑन डिश टीवी एट दीज लेवल्स। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा जैन इरिगेशन का। ये स्टॉक भी कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आज ये F&O के बैन से भी निकल गया है और ये भी प्योर एक बहुत अच्छे नतीजे आए थे। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कई ब्रोकरेजेस FIIs ने अपने टारगेट्स भी रिवाइज किए हैं और जिस तरह से अच्छा मानसून हुआ उससे आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। सो आई एम बुलिश ऑन जैन इरिगेशन ऑल्सो और मेरी राय में आज भी इस स्टॉक में तेजी रहेगी, तो यहाँ पे भी एक खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा, जैन इरिगेशन 2 दिन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आज भी रखिए नजर। BEL और डिश टीवी, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी करके चलना चाहिए। तो 3 कॉल तो आपने सुन लिए विकास जी की तरफ से तेजी के, लेकिन संदीप वागले जी के आज टॉप पिक्स क्या है, थोड़ा सा इंतजार करिए, उनके टॉप पिक्स भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं F&O से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमने देखा है DIIs की तरफ से अभी भी 7 दिन से देखिए बिकवाली होती हुई दिख रही है। FIIs ने जरूर 3 दिन बिकवाली करने के बाद अपना हाथ रोका है, लेकिन वायदा बाजार के संकेत क्या है, F&O से क्या संकेत है? एक सबसे बड़ा संकेत है F&O से हेमंत, जो है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में वो बैंक निफ्टी को लेकर है। बैंक निफ्टी में लगभग 7 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए और ये बड़ी कमी है ओपन इंटरेस्ट में। तो अभी जो वायदा कारोबार के संकेत में पढ़ रहा हूं वो क्या लग रहा है कि लोगों को निफ्टी से कम कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में, उन्हें डर ये लग रहा है कि गिरेगा तो बैंक निफ्टी ज्यादा, वैसे होता भी है, बढ़ने में भी बैंक निफ्टी आप ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो आज आपको बाजार की चाल के लिए फिर से बैंक निफ्टी पर नजर रखना है और वो इसलिए क्योंकि आज सरकारी बैंकों के चीफ के साथ मीटिंग है वित्त मंत्री जी की, तो उसके किस तरह के आगे कोई संकेत आते हैं। तो ऐसे में अगर बैंक निफ्टी आपको 20,000 के पार टिकता हुआ नजर आए, निकल जाए, टिक जाए, तो फिर आपको अच्छी तेजी, और निफ्टी में भी 8,800 के पार की और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनती है। और कल भी आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में 40,000 शेयर कमी हुए हैं। निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, मिड कैप्स हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान में जाकर बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी पर 19,700 टूट जाए तो उसके बाद तेजी में नहीं रहना चाहिए, ये संकेत पहला आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है 1.07 के आसपास, कहीं कोई खास घबराने की जरूरत नहीं है। वायदा कारोबार के बाकी डेटा में कोई खास बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, तो डेटा साफ ये कह रहे हैं 8,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, वो बहुत खराब होगी, और 8,800 के ऊपर की आज की क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी होगी। और उस लिहाज से फिर आपको अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि अगला हफ्ता ज्यादा अहमियत वाला है, 20-21 को फेड की मीटिंग के नतीजे आने वाले हैं, तो उसके लिए बेहतर तो यही होगा कि बाजार 8,800 के ऊपर आज हफ्ते के आखिरी दिन क्लोजिंग दे दे, ताकि आपके लिए अगर किसी वजह से कमजोरी होनी भी हो तो जो 8,600 को हम बड़ा सपोर्ट मान रहे हैं वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से, वो अगले हफ्ते ना टूटे। तो 8,800 के ऊपर क्लोज ये चाहिए। बिल्कुल, ये दिल मांगे 8,800 के ऊपर का क्लोज। ये साफ तौर पर आपने फेड की बैठक कही अनिल, एक ग्रुप है CME ग्रुप, फेड वॉच का ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि केवल 12% ही अनुमान है कि अब रेट हाइक अगले हफ्ते होगा, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक ये मामला टलता हुआ नजर आए। तो बुल्स के लिए एक और अच्छी खबर है जो आप कह रहे हैं 8,800 के ऊपर क्लोज हो सकती है। और एक और इवेंट है, कल यूरोप की वजह से देखिए दुनिया भर के बाजारों में तेजी हुई, और यूरोपियन यूनियन की आज एक समिट है, ब्रेक्जिट के बाद ये पहली समिट होने वाली है, और देखना होगा कि इस डिवोर्स के बाद ये अपनी क्या रणनीति बनाते हैं। तो इस मीटिंग के ऊपर भी यूरोप के बाजारों की रहने वाली है नजर। लेकिन वागले साहब का टॉप पे कभी बाकी है, उनसे पूछते हैं कौन सा स्टॉक उनको पसंद है। तेजी की साइड कही है कि कोई सेल साइड भी है वागले साहब? हेमंत, मेरे 3 तेजी के स्टॉक है और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि स्टॉक वाइज मुझे काफी और ज्यादा स्टॉक बुलिश मिल रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से बुलिश हूं, मैं बेरिश नहीं हूं। लेकिन निफ्टी में वो क्लियर संकेत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक अमर राजा बैटरीज में कल आवरली चार्ट्स में ब्रेकआउट आया है और उसको मैं बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 1020, टारगेट होगा 1089। ये हमारा कल BTST भी था और ये पोजिशनल के तौर पे भी अच्छा लगता है।
और एक स्टॉक कवर करता हूं क्योंकि वो विकास जी ने ही बात किया है। डिश टीवी में भी मुझे क्लियर ब्रेकआउट दिखता है, तो मैं टोटली उनके साथ हूं। इसको 96 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 108। 2 या 3 दिन का व्यू है। तो तमाम मीडिया स्टॉक्स कल काफी तेजी से भागे थे और डिश टीवी भी उन्हीं में से एक। तो आज देखेंगे क्या फॉलोअप एक्शन वहां पर होता है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की कुछ और पिक्स भी है। निफ्टी पर 5 एक्सपर्ट्स की राय भी लेकर आएंगे और बताएंगे आपको वो टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा दम, इस छोटे से ब्रेक के बाद। तेजी देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में, इस तरह का अनुमान लग रहा है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है। लेकिन हमारे बाकी के 5 एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आइए देखिए उनकी राय। नीरव बखारिया कह रहे हैं कि 8,820 तक जा सकता है आज निफ्टी, 8,690 के स्टॉप लॉस के साथ करिए तेजी। वहीं तेजी की राय अगले एक्सपर्ट मानस जायसवाल की भी है। स्टॉप लॉस 8,690, लक्ष्य 8,850 की। आईडीबीआई कैपिटल के ए प्रभाकर भी देखिए, कह रहे हैं तेजी करिए, 8820 का टारगेट, 8,710 का स्टॉप लॉस भी। बुलिश तो सिमी भौमिक भी हैं, कह रहे हैं कि 8,670 के पर लगाइए स्टॉप लॉस, खरीदिए निफ्टी को ऊपर 8,765 और 8,785। सिमी का लक्ष्य तो लगता है सुबह सुबह खुलते ही हासिल हो जाएंगे। लेकिन जय ठक्कर देखिए अनिल बेरिश हैं, वो कह रहे हैं बेचकर चलिए, आज के लिए उछाल में बिकवाली की राय है उनकी। आज के लिए नहीं, इनफैक्ट वो कह रहे हैं 4 से 5 दिन में उनके टारगेट अचीव होंगे और 8,570 का टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रखिए 8826 पे। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश और एक बेरिश। अच्छा, जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी पर सबसे इंपॉर्टेंट वो है 8,690, जो पिछले 2-3 दिनों का लो है। 8,690 नीचे का सपोर्ट, ऊपर 8,825, 8,850 की रेंज वो है जहां पर जाकर रुकेंगे, अटकेंगे बाजार। ये है निफ्टी पर राय। चलिए, ये तो बात हुई 5 एक्सपर्ट्स की, 5 पंचों की राय निफ्टी पर। लेकिन 5 का पंच क्या कहता है, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। डेन नेटवर्क 20 सितंबर को करेगा बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में विचार होगा प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर, और साथ ही दुनिया भर के जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है। रेडिंगटन के ऊपर रखिए नजर। देखिए, आईफोन ने धमाल मचा दिया है दुनिया भर में और हमने देखा आईफोन के लॉन्च होने के बाद 10% एप्पल का स्टॉक यूएस में दौड़ लगा रहा था और कल भी हमने देखा है आईफोन में अच्छी तेजी देखने को, आईफोन के सेल्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। भारत के लिए भी प्राइसिंग आ चुकी है, तो रेडिंगटन वो कंपनी जो भारत में आईफोन बेचती है, इसके शेयर में दिखेगा दम। मिलेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। जेट ब्लैक रंग का तो जो आईफोन है, आईफोन 7, वो तो सारे के सारे बिक गए। हेमंत, आपने 256 GB वाला के लिए बुकिंग की होगी? मैंने अभी तक बुकिंग नहीं की। एक बार प्राइस तो आ जाए। 80,000 रुपए का है प्राइस, आ गया 80,000, और बोल रहे हैं कि उसमें भी 80 में मिल नहीं रहा है, 92,000 के आसपास के दाम आ रहे हैं और मतलब आपको प्रीमियम देनी पड़ रही है। तो 32 GB वाला लेना चाहेंगे? 60,000 रुपए वाला, ये तो कम पड़ता है। लेकिन चलिए देखते हैं हमें आईफोन कब मिलते हैं। आईफोन 7 प्लस के लिए जबरदस्त डिमांड है। लेकिन एक और स्टॉक जिसके लिए अच्छी खबर वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे आप जानते हैं एसकेएस माइक्रो के नाम से, और यहां पर खबरें पॉजिटिव है। और खबर ये कि 108 करोड़ के इन्होंने जो लोन्स थे उनका सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन पूरा किया है। और नजर रखिए रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर भी। एयरसेल के साथ मर्जर के बाद अब मूडीज कह रहा है कि वो रेटिंग घटा सकता है। कल सुबह खुला तो मजबूत, लेकिन देखिए दबाव के साथ शेयर ने समाप्ति की। आज कितनी और होगा दबाव, इस पर बात करेंगे शो में आगे। नवभारत वेंचर्स, इस स्टॉक पर रखे नजर क्योंकि देश के दिग्गज इक्विटी फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यहां पर 40 लाख शेयरों की है खरीदारी 112 रुपए के दाम पर, और इस फंड की खरीदारी के बाद लोगों की नजरें जमती है शेयर पर। तो आज देखते हैं फॉलोअप एक्शन कैसा दिखता है इस स्टॉक में। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। आज का सबसे बड़े इवेंट की बात करते हैं, जहां आज सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में एक बार फिर से बढ़ते हुए एनपीएस पर चर्चा होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए किन किन मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है? देखिए, इस बैठक में सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा छाया रहने वाला है, या फिर यूं कहें कि सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा होनी है, वो है बैंकों के एनपीए यानी डूबता हुआ कर्ज। सरकार की लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद एनपीए में बढ़ोतरी होती दिख रही है। 2014-15 में जहां ये करीब 5.5 से 6.25% था, वो 2015-16 में बढ़कर करीब 9% आ गया। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2017 तक ये बढ़कर 10% को भी पार कर जाएगा। तो सरकार की चिंता है, सरकार
के सामने सभी बैंक अपना प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि उन्होंने एनपीए को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, और समझा जाता है कि सरकार वहां पे जरूरत नसीहत भी देगी बैंकों को कि इस पर सख्ती से निपटा जाए, एनपीए को काबू में लाया जाए। दूसरा जो मुद्दा है वो है बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन को लेकर, यानी बैंकों को जितनी और पूंजी की जरूरत है वो पूंजी की जरूरत बताएंगे बैंक, और सरकार यहां पर यह कह सकती है कि आपकी जरूरत ही नहीं बल्कि आपके परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखा जाएगा जब आपको पूंजी दी जाएगी, यानी आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए, उसके हिसाब से आपको पूंजी बेहतर मिलेगी। तीसरी बात, जो बैंकों के तिमाही रिजल्ट आए हैं उसकी समीक्षा यहां पर होगी, और बैंकों के मर्जर को लेकर के जो लगातार कोशिशें चल रही हैं उसकी भी समीक्षा इस बैठक में होने की संभावना है। ओके, तो ये है आज के बड़े मुद्दे इस बैठक के। शुक्रिया लक्ष्मण। और ऐसे में स्टॉक्स कौन से चलेंगे, सरकारी या फिर प्राइवेट, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स संदीप वागले और विकास सेठी से। इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले और विकास सेठी, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल भी। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। और जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज जो बैठक होने वाली वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के साथ में, तो उस बैठक से पहले खरीदा क्या जाए, कौन सा शेयर सरकारी या फिर प्राइवेट, बताएं विकास जी, आपको क्या पसंद है? देखिए अनिल जी, जो पीएसयू बैंक्स के सेक्टर में मुझे जो बैंक्स पसंद है वो बड़ी साइज के पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी। मैं ये मानता हूं कि ये जो तीनों बैंक्स है ये बाकी बैंकों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी पोजीशन में है अपने एनपीएस को डील करने के लिए, और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने एनपीएस भी मोर और लेस डिक्लेयर कर दिए हैं और यहां से एसेट क्वालिटी में बिल्कुल सुधार देखने को मिलेगा। तो मैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो बैंक के कैपिटलाइजेशन के क्या फंड्स, क्या अमाउंट्स इनको मिलते हैं वो मुझे मालूम नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है कि निवेशकों को इन तीनों बैंक्स में से ही एक बैंक को चूज करना चाहिए। और इसके अलावा मुझे जो छोटी साइज की प्राइवेट बैंक्स भी है, जैसे फेडरल बैंक है, कर्नाटका बैंक है, ये दोनों बैंक भी बहुत पसंद है और मुझे लगता है इन लेवल्स पे इनमें भी खरीदारी करनी चाहिए। और एक कैश मार्केट में जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, जहां पे कल बहुत अच्छा एक तेजी देखी गई थी, और मुझे लगता है यहां पे आज भी बिल्कुल एक मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो आई वुड गो विथ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फ्रॉम द कैश मार्केट सेगमेंट। JNK बैंक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है, जिस दिन दिखाता है तो यहां पर रखिएगा नजर, आज जिसका शायद दिन हो सकता है। सेठी जी का टॉप पे कहिए आज के लिए, JNK बैंक में करिए तेजी। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस क्या व्यू बना रहे हैं, खास तौर पर एक स्टॉक जो कल दबाव में था, अशोक लेलैंड। और कल भी हमने आपसे कहा था जिस तरह से हिंदुजा फाउंड्रीज के साथ इन्होंने विलय किया है वो ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद नहीं आ रहा। क्रेडिट स्विस की राय हमने कल आपको बताई थी, 70-71 के टारगेट्स वो दे रहा था, लेकिन बाकी ब्रोकरेज हाउसेस भी देखिए, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस CLSA जैसे खुश नहीं है इस विलय से। नियति के पास चलते हैं और समझते हैं क्या कहना है CLSA का और दूसरे ब्रोकरेज हाउसेस क्या व्यू बना रहे हैं इस विलय पर। नियति बताइए क्या कहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमंत, ब्रोकरेजेस बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। मैनेजमेंट ने भले ही क्लैरिफाई करने की कोशिश की हो, उसके बावजूद ब्रोकरेजेस ने अपने EPS के अनुमान तगड़े तौर पे घटाए हैं। CLSA जैसा जो स्टॉक जो ब्रोकरेज है वो सेल यानी बिकवाली करने की आपको सलाह दे रहा है। इन्होंने टारगेट प्राइस 79 का दिया है, जो कि 4% मौजूदा भाव से डाउन साइड का है। पोटेंशियल EPS डायल्यूशन ये देख रहे हैं 7 से 11% का, और ये बड़ा अनुमान ये अपना घटा रहे हैं। न्यू टर्म में इनको कोई फायदा नहीं दिखता है कि किस तरह से ये पैन आउट होगा या फिर इसको कुछ फायदा होगा। नोमुरा कह रहा है कि फिलहाल वो न्यूट्रल का रेट मेंटेन करेंगे, 93 का इनका लक्ष्य है। 2.7% का इक्विटी डायल्यूशन होगा और अपने EPS अनुमान भी घटा रहे हैं। कोई मेजर बेनिफिट नहीं होगा, नोमुरा का साफ तौर पे कहना है। जो वैल्यूएशंस किए गए हिंदुजा फाउंड्रीज के लिए वो बहुत ज्यादा हायर साइड पर हैं, इसकी वजह से ब्रोकरेजेस नाराज हैं या फिर खुश नहीं है। मगर डॉइचे बैंक निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है, 110 का इनका भी लक्ष्य है। डील मैट्रिक्स का जो डायल्यूशन होगा EPS का वो नियर टर्म में देखने को मिलेगा। 5 से 7% का EPS पे एक हिट आ सकता है और इसकी वजह से अपना EPS का अनुमान भी घटा रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस आज EPS के अनुमान अपने टारगेट प्राइस घटाते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो अशोक लेलैंड पर कुछ और डाउनग्रेड्स देखेंगे आज किस तरह का असर इस शेयर पर पड़ता है। लेकिन नीति बताएं, इनके अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? अनिल जी, CLSA की एक मिड कैप स्ट्रैटेजी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। आज उन्होंने जिस तरह से मिड कैप पूरे साल भर में 15% का एक रिटर्न दे चुका है, निफ्टी से भी ज्यादा इन्होंने प्रीमियम दिया है, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास है।
तो अब ये थोड़े से कॉशियस हो गए हैं। ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप कुछ प्रीमियम क्वालिटी और ग्रोथ विजिबिलिटी वाले स्टॉक पे निवेश करिए। एनबीएफसीज में ये कह रहे हैं कि अपना LIC हाउसिंग से आप निकल के इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करिए। रिकमेंड कर रहे हैं स्विच करने को अडानी ट्रांसमिशन से JSW एनर्जी के लिए एनर्जी में, क्योंकि लार्ज वैल्यूएशन का डिफरेंशियल है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर से हटके ये हिवल्स में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और PVR से हटके आइनॉक्स लीजर में सलाह दे रहे हैं निवेश करने की। इनके टॉप पिक्स में अरविंद, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथ, IDFC बैंक, इंडिगो और शोभा जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। CLSA कह रहा है कि थोड़ा सावधान हो जाइए। अगर आपको एक सेक्टर पसंद है तो उस सेक्टर में जो वो शेयर सस्ता जो दिख रहा है वहां पर आपको निवेश करना चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कल NCD खुला और खुलते ही चंद सेकंड्स में क्या ओवर सब्सक्राइब हुआ। NCD इसके लिए देखिए क्या मांग देखने को मिल रही है। एक्चुअली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का हाल देखकर, हाल मतलब अच्छा वाला हाल देखकर पूरे मार्केट में लोगों को ये लगता है कि बहुत पैसा हम भी ले लें। दूसरा लोगों को लगता है कि आगे पीछे अगर ये निफ्टी में आ गया तो सारे ब्रोकरेजेस इसीलिए बुलिश हो रहे हैं और सारे जो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस वाले लोग हैं उन्हें लगता है कैसे न कैसे किसी तरह से वैल्यू अनलॉकिंग की जाए। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक हो गया। बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टॉक होता जा रहा है। सेल से बड़ा बुलिश हो रहा था, निफ्टी में आने का दावेदार ये बन सकता है। जी हाँ, निकलेगा कौन? एनी गेसेस? मेरे ख्याल से कोई सरकारी कंपनी, शायद पावर ग्रिड टाइप की हो या कोई इस तरह का। चलिए, तो इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखिए कल प्रेस्टीज एस्टेट के नतीजे आए। ब्रिटानिया एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर ब्रोकरेज हाउसेज के व्यूज निकल कर आ रहे हैं। नियति बताइए यहाँ पर क्या राय निकल कर आ रही है? प्रेस्टीज एस्टेट्स में कल खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला और कल उसका हिट इनको दिखा क्योंकि इनके नतीजे अच्छे नहीं आए थे। प्री सेल्स में एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट दिया है, मगर एग्जीक्यूशन के दम पे ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। सिटी मेंटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल, 210 का इनका लक्ष्य है, 16% अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। डिसेंट पिकअप था एग्जीक्यूशन में और जो इनका नेट डेट था यानी जो कर्ज है वो डिक्रीज करने में या घटाने में कामयाब रहे हैं। कंपनी वेल प्लेस है इंडियन मार्केट प्रॉपर्टी स्पेस में क्योंकि एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड इनका बेहतर है। डिमांड पिकअप अगर होती है तो आगे चल के इनको फायदा होगा। मैक्वायरी आउट परफॉर्म का कॉल दे रहा है, 235 का इनका लक्ष्य है जो कि 29% अपसाइड का पोटेंशियल है ये देख रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 245 का लक्ष्य प्रेस्टीज एस्टेट्स पे देख रहे हैं। जो ग्रोथ एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो नियर टर्म में ग्रोथ को ड्राइव करेगा। आगे चल के 35% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 245 का लक्ष्य प्रेस्टीज एस्टेट्स पे मॉर्गन स्टैनली दे रहा है। मगर ब्रिटानिया को गोल्डमैन सैक्स ने एशिया पैसिफिक कन्विक्शन बाय लिस्ट से हटा दिया है। क्यों? क्योंकि उनका रीसेंट परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है। लिमिटेड अपसाइड देख रहे हैं, फिलहाल ये निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। मगर 3569 का इनका लक्ष्य है जो कि मौजूदा भाव से करीब करीब सिर्फ 1% की ही ऊपर का इनका लक्ष्य है। रीसेंट आउट परफॉर्मेंस इनका था क्योंकि पहली तिमाही में इन्होंने बेटर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन डिलीवरी की है। 20% एबिटा CAGR देख रहे हैं FY 16 और 19 के दौरान, मगर फिलहाल अपने एशिया कन्विक्शन बाय लिस्ट से हटा रहे हैं। रीसेंट आउट परफॉर्मेंस के बाद 3569 का लक्ष्य ब्रिटानिया आपको दिखा सकता है। ओके, तो इस ग्रुप के स्टॉक्स भी बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। मोस्टली वाडिया ग्रुप के बॉम्बे बर्मा जो इनकी होल्डिंग कंपनी वो दौड़ लगा रही है। बॉम्बे डाइंग में बड़ी तेजी हुई है और अब आज देखते हैं ब्रिटानिया में किस तरह का एक्शन आपको देखने को मिलता है। विकास सेठी से पूछते हैं, सर कोई स्टॉक पसंद है आपको इस ग्रुप में? देखिए अनिल जी, जो 3 स्टॉक्स की आपने चर्चा करी है, हालांकि बॉम्बे डाइंग में तो पता नहीं क्या कोई पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है उसके कारण चल रहा है और हो सकता है कि और आगे तेजी देखने को मिले, बट फंडामेंटल्स के लिहाज से मुझे ब्रिटानिया ही पसंद है, जिसका मोरलेस रीजन वही रहेगा कि एक अच्छा मानसून के बाद एक इस तरह की जो FMCG कंपनीज है वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाना चाहिए। तो ब्रिटानिया वुड बी वन स्टॉक विच आई वुड लाइक टू गो फॉर। ओके, तो आज डिपेंडेबल था बॉम्बे डाइंग नीरज की टीम का और एक्सपर्ट कह रहे हैं कुछ बड़ी खबरों का इंतजार है। क्या तेजी देखने को मिली है? एक्चुअली एक चीज और बता दूं, ये विकास सेठी जी जब भी हमारे शो में आके कहते हैं कि कुछ खबर आने वाली वो आ ही जाती है। अब आगे पीछे 2-4 दिनों में तो खबर किसमें बॉम्बे डाइंग में आ रही है ना विकास जी? कौन से स्टॉक में बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बॉम्बे डाइंग लगता है। चलिए, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। विकास सेठी और नीरज वाजपेयी का कॉम्बिनेशन क्या कमाल दिखाता है आज देखेंगे इस स्टॉक में। लेकिन आपसे विदा लेने का वक्त है। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, मयूरेश जोशी जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग से तमाम शेयरों पर फंडामेंटल राय देने के लिए और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति समझाने के लिए आपके साथ होंगे आशीष चतुर्मोता एक्चुअली हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और देखिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आशीष चतुर्मोता जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश बंसल और संदीप वागले साहब तो हमारे साथ बने हुए थे ही। आज PSU शेयरों का दिन हो सकता है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि वित्त मंत्री जी के साथ आज जब PSU बैंक्स के मुखियाओं की बैठक होने वाली है। PNB पर एक राय लेना चाहता हूं। बंसल जी ये बताइए, PNB का शेयर आपको किस तरह का लग रहा है? इसमें किस तरह की पोजीशंस अभी तक बनी है? यहाँ पर खबरें भी हैं कि सरकार से 128 रुपए 50 पैसे पर ये शेयर जारी कर रहे हैं। करीब 16.5 करोड़ शेयर 2112 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। क्या स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। PNB का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अगर आप लार्ज कैप PSU बैंक्स की बात करें तो 2 ही बैंक्स PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक ने अभी देखें तो नीचे में स्टॉक के लिए 130 रुपए एक अच्छा बेस है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है मौजूदा स्तरों पर और स्टॉक ऑन एज ऑफ एक अनदर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। एक बार अगर ये स्टॉक 145 के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है तब स्टॉक एक नई टेरिटरी में एंटर करेगा और तब उसमें 160 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है मौजूदा स्तरों पर। ओके, मजबूती दिखेगी, खरीदारी की जाए PNB में। तो सरकारी बैंक पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं बुलिश और निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर क्या हमारे एक्सपर्ट बुलिश है? वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से आशीष से पूछते हैं। आशीष, कोई संकेत है कि 8,700 के आसपास बड़ा सपोर्ट या करेक्शन पूरा कर लेगा? कैसे देख रहे हैं आप दोनों को और क्या दोनों खरीदने चाहिए? अगर 30-35 अंक ऊपर निफ्टी खुल जाए फिर भी खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, जहां तक के सपोर्ट की बात है डेफिनेटली 8700 पर एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है। और जिस तरह से हमने देखा कि सेक्टर्स में चर्निंग हो रही है, बट पॉजिटिव साइड पे हमने देखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर में देखने को मिली। साथ ही साथ हमने और भी जैसे रिलायंस जैसे दिग्गज काउंटर के अंदर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ लास्ट 3-4 दिनों के अंदर में देखने को मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि 8700 के जो सपोर्ट के लेवल्स है वो बाजार के अंदर में होल्ड रह सकते हैं। जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो है वो 8850 8900 के बाद ही डिसाइसिवली हमें देखने को मिलेगी। बट जिस तरह का एक ब्रॉडर डेटा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और 8700 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर से 8700 के लेवल्स होल्ड करते हैं तो वापस से बाजार 8850 8900 के लेवल्स को दिखा सकता है, तो वहां तक के आपके टारगेट से खोज सकते हैं। बट डेफिनेटली एक बार बाजार जैसे 8850 8900 के लेवल्स को निकालता है ऊपर की तरफ तो वहां पर पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ की क्लैरिटी उसके बाद काफी अच्छे से हमें देखने को मिल सकती है। जहां तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज है और रेंज जो है वो 20,100 से 19,800 की रेंज एक बनी हुई है। और जब तक ये रेंज ऊपर या नीचे में ब्रेक नहीं होगी तब तक कि कोई डिसाइसिव लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन इसमें बनते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं वेट करूंगा इन लेवल्स का और एक बार 20,100 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो डेफिनेटली वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई जा सकती है। ओके, चलिए, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर पार होते हैं तो मयूरेश जी आपसे राय लेना चाहता हूं IT सेक्टर के ऊपर। कल देखिए जो विशाल सिक्का साहब हैं उन्होंने बयान दिया कि उनको लगता है कि दूसरी तिमाही के नतीजे बेटर हो सकते हैं पहली तिमाही से। अब तक तो बाजार को काफी डर लग रहा था IT शेयरों में तेजी करने से पहले, लेकिन इस बयान के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरी खबर जो देर शाम आई वो एक IT सेक्टर के लिए अच्छी आई। H1B वीजा वाला जो मामला है US में वो अब ठंडे बस्ते में पहुंच रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। जो प्रतिबंध लगाने की बात पहले की जा रही थी, कैसे देखते हैं आप इन दोनों इवेंट्स को और IT सेक्टर के ऊपर क्या आपका मूड थोड़ा सुधरेगा इन दोनों इवेंट्स के बाद? मॉर्निंग हेमंत जी। जैसे H1 या Q1 का परफॉर्मेंस रहा है, मेरे हिसाब से आई थिंक Q2 पे एक पूरा भरोसा आने लग गया है IT कंपनियों की, दे हैव टू डिलीवर। तो इन दैट सेंस आई थिंक Q3 Q4 ट्रेडिशनली वीक होते हैं, जहां पे आई थिंक ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट भी देखने चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक Q2 के परफॉर्मेंस में वेज हाइक्स, वीजा कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स मिसिंग रहेंगे। इसलिए आई थिंक एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है कि Q2 के नंबर्स काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि जो आस्किंग रन रेट है आफ्टर द Q1 परफॉर्मेंस Q2 पे काफी निर्भर होगा द ओवरऑल गाइडेंस इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स ऑफ 10.5 and
11-12% that generally I think the industry is bringing. तो मेरे ख्याल से I think the numbers can be expected to be good in Q2, but management commentary Q3, Q4 के लिए क्या होती है, I think that is going to be extremely crucial. तो मेरे ख्याल से I think if investors have still not invested in the IT sector, I'm still recommending the same old strategy. I think staggered way में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो staggered way में करना पड़ेगा, या Q2 के नतीजों के लिए राह देखें, look out for management commentaries and they then take a stance on the stocks. But largely मेरे ख्याल से I think IT stocks will largely underperform the markets in the better part of FY17. लेकिन हेमंत मेरी नजर तो सबसे बड़े ट्रिगर पर है, वो है रुपए का डिवैल्यूएशन. अगर वो होता है और 71 रुपए हो जाता है तो आईटी शेयरों के लिए और तमाम एक्सपोर्ट कंपनी करने वाली कंपनियों के लिए ये बड़ा पॉजिटिव होगा. और बता दूं आपको कि निफ्टी में जितनी 50 कंपनियां, 51 कंपनियां टाटा डीवीआर को मानकर, अगर आप कंपनियां 50 है, 55% कमाई जो है निफ्टी की कंपनी की वो एक्सपोर्ट से आती है, रेवेन्यू 55%. तो अगर रुपये का डिवैल्यूएशन होता तो ये कितना पॉजिटिव निफ्टी की कंपनियों के लिए हो सकता है. और हिलरी क्लिंटन जीत जाए 9 तारीख को, डोनाल्ड ट्रंप हार जाए तो और भी फिर क्या कहने. तो ड्रीम रन हो जाएगा आईटी. हिलरी क्लिंटन का जीतना और रुपए का डिवैल्यूएशन और आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन जो इस लेवल पर है, ये तीन कॉम्बिनेशन डिफेंसिव शेयरों के लिए. तो यहां से अब तक आप नजर रखिए आईटी शेयरों पर, जहां भी पहला मौका आपको तेजी का दिखे, और वो कई बार जैसे मौके आएंगे, हमारे एक्सपर्ट वागले साहब हैं, वो तुरंत खोज लेते हैं कि कहां चार्ट पर सिग्नल आए, वो बताएंगे भी. लेकिन नजर रखिएगा, ये एक सेक्टर हो सकता है जहां पर पैसा बनाने का मौका आगे बन सकता है. चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ये बताएंगे आज और कहां आपके लिए पैसे बनाने के मौके, क्योंकि कुछ टॉप ट्रेडिंग पिक्स है मेरे पास. वागले साहब की तो है ही, आशीष चतुर्मुता और राकेश बंसल से भी जानेंगे कौन से स्टॉक्स उन्हें दिख रहे हैं अच्छे खरीदने के लिए या फिर खराब शॉर्ट करने के लिए, इस ब्रेक के बाद. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, संदीप वागले साहब, आशीष चतुर्मुता, राकेश बंसल और मयूरेश जोशी. एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था मैं शुगर को लेकर कि शुगर के दाम 45 रुपए पहुंच गए रिटेल मार्केट में, और हो सकता है त्योहार के सीजन तक 50 रुपए के आसपास हो जाए. हेमंत अच्छा है, अपने तो मिठाई खाते नहीं है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता शुगर तो ये, लेकिन शुगर के दाम, लेकिन शेयर चलना बंद हो गए, एक के बाद एक लगातार खबरें नेगेटिव आती दिख रही. तो ऐसे में क्या ये सेक्टर निवेश करने लायक है या दूर है? मयूरेश बताएं क्या राय है आपकी शुगर शेयरों पर? अनिल जी, आई थिंक जैसा आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक प्राइस मूवमेंट काफी शार्प हो चुकी है. दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि जितनी आई थिंक इन्वेंट्री इनके पास थी और जितनी इन्वेंट्री गेन्स पे बैठे थे, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट बुकिंग हैज हैपेंड इन द रिजल्ट्स दैट हैव जस्ट गॉन बाय. तीसरा ये देखना चाहिए जो इन्वेंट्री लेवल्स है फॉर द शुगर सीजन, फॉर दिस क्रशिंग सीजन, और जो लास्ट सीजन से हमने कैरी ओवर इन्वेंट्री ऑफ 9.3 MT लाए थे, विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लोअर शुगर प्रोडक्शन हैपनिंग एंड कंजम्पशन प्रॉब्ली रिमेनिंग द सेम, कैरी ओवर इन्वेंट्री शायद कम जाए अगले साल, जिसकी वजह से आई थिंक फर्मिंग अप ऑफ प्राइसेस देख रहे हैं. और इसके लिए ग्लोबल फैक्टर्स भी आई थिंक कुछ हद तक आई थिंक सपोर्टिव है, जहां पे ब्राजीलियन प्रोडक्शन पे थोड़े क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं, एंड देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन रॉ शुगर प्राइसेस सेंट टर्म्स में लो इंटरनेशनल बेसिस पे. चौथा, आई थिंक द गवर्नमेंट इज मेकिंग द राइट मूव्स, क्योंकि अगर शुगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो आई थिंक एंड कंज्यूमर पर आई थिंक इसका एक कामयाब आपको करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल हैव सम अमाउंट ऑफ कर्ब्स एंड सम रिस्ट्रिक्शंस दैट द गवर्नमेंट विल ब्रिंग. और फोर्थ एंड फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आई थिंक जितनी आई थिंक बेनिफिट्स बैलेंस शीट में शायद आनी थी विद द प्राइस इंक्रीजेस, इतनी सब्सटेंशियल इंक्रीज शायद अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने ना मिले. हालांकि द शुगर सीजन एंड द साइकिल इज टर्निंग फॉर द बेटर फॉर शुगर प्रोड्यूसर्स. सिक्स्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आई थिंक जो यूपी इलेक्शंस आएंगे उसमें, तो आई थिंक उसके जो सैप और एफआरपी प्राइसिंग डिटरमाइन होगी, ये भी एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट होगा. तो मेरे ख्याल से आई थिंक द रनअप हैज बीन क्वाइट शार्प और शायद जेस्टेट हो गया शुगर प्राइसेस में. आई विल वेट फॉर शार्प करेक्शंस, और अगर शार्प करेक्शंस आते हैं तो बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स इज समथिंग दैट आई स्टिल बी प्रेफर. जो आखिरी बात बताई मयूरेश जी ने, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सरकार चाहेगी कि गन्ने के दाम बढ़े ताकि गन्ना किसानों को हो फायदा, ताकि वो वोट्स में तब्दील हो. तो जाहिर सी बात है कि चीनी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तेजी तो नहीं होने वाली. नहीं बढ़ने देंगे भाव, और वैसे भी अभी वैसे लोग फेस्टिव सीजन में चाहते नहीं कि दाम बढ़े. चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए भारतीय बाजारों का भरपूर एक्शन. बताएंगे आपको कि दमदार शुरुआत के बाद कहां रहेगा एक्शन. रुपए की शुरुआत पर भी आज फिर से नजर होगी. कल हमने कमजोरी के साथ बंद होते देखा, तो आज कहां खुलता है रुपया. लेकिन इसके साथ ही बड़ा एक्शन आपको दिखाएंगे प्री ओपनिंग सेशन के बाद, कंटिन्यूस सेशन का, और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज जो आप ढूंढ रहे हैं तो दोनों तरह के मिलेंगे. स्टॉक 2020 के फैंस के लिए वो 20 बेहतरीन आइडियाज होंगे, और साथ ही जो लोग सुनना चाहते हैं राकेश बंसल और आशीष चतुर्मुता से कि कौन से स्टॉक्स आज ट्रेड किए जाए, उन सबके लिए भी भरपूर एक्शन होगा बाजार का. इस छोटे से ब्रेक के बाद
जुड़ेगा हमारे साथ पहला सौदा में।